सोना इतना महंगा हो रखा है, सोचो अगर रातों रात ये पीतल बन जाए तो क्या होगा। आइए हम समझा देते हैं। बीते साल 2025 में सोना सबसे बड़ा कीवर्ड रहा। महीने बढ़ते रहे, सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़ते रहे। महीनों के अलावा पिछले कुछ सालों का डाटा देखिए। 2010 में सोना 18,500 रुपए था। अगले 10 साल में सोने के दाम बढ़े 48,500 रुपए पहुंच गया। 2022 में 52,670 और फिर 2025 में 1,36,000 पार। मतलब सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। तो आज के शो में कुछ नया समझेंगे, पलटेंगे इतिहास के पन्ने और जानेंगे कि कैसे सोना बना इतनी चमकती चीज, क्या है सोने के चढ़ते और गिरते दामों का गणित, और अंत में बात एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की कि अगर सोने के दाम हो जाएं जीरो तो क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं सोने का इतिहास। सोना किसी एक इंसान या किसी एक सभ्यता ने नहीं खोजा। इतिहास में ये अपने आप प्रकृति से मिला और अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग समय पर इसका यूज शुरू किया। सोने के इस्तेमाल के सबसे पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज आज से लगभग 5,000 साल पुराने प्राचीन मिस्र से मिलते हैं। अमेरिकी संस्था नेशनल माइनिंग एसोसिएशन की माने तो पहले के समय में ईस्टर्न यूरोप के जो लोग थे वो सोने को गहने और सजावटी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते। ऐसा इस्तेमाल उस समय की दूसरी सभ्यताओं में भी हुआ करता। लगभग 1500 BC तक आते आते मिस्र में सोने की खरीद फरोख्त के लिए उसका यूज होने लगा। प्राचीन मिस्र में सोने का धार्मिक महत्व भी था। माना यह जाता था कि सोना ईश्वर के शरीर का हिस्सा है। इसी विश्वास के कारण मंदिरों और धार्मिक कामों में सोने का काफ़ी चलन बढ़ा। इतना ही नहीं, अमीर लोगों की कब्रों में सोने के ताबूत, मास्क और गहने रखे जाते थे ताकि आत्मा को अगले जीवन में किसी चीज़ की कमी न रहे। अगर भारत की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में भी सोने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। हिस्टोरियंस बताते हैं कि कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड समेत अफगानिस्तान और ईरान जैसी जगहों से सोना सिंधु घाटी के शहरों तक पहुंचा। वैदिक साहित्य में भी सोने पर मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में सोने के लिए हिरण्यम शब्द का प्रयोग किया गया। ये दिखाता है कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चलन का हिस्सा था। सोने के लिए इंसान की दीवानगी कोई नई बात नहीं है। इवोल्यूशन के क्रम में इंसान ने आग जलाना सीखा, घर बनाए और खेती शुरू की। तब जाकर शऊर आया एक जगह बसने का। फिर सोसाइटी और ट्रेड के बारे में हमने जाना। सोने की चमक, टिकाऊपन और इसकी सीमित उपलब्धता ने इंसानी जीवन में एक अहम रोल निभाया। प्राचीन चीन में तो सोने की कहानियाँ एक कदम और आगे जाती हैं। कई राजाओं का ये मानना था कि अगर सोने को पी लिया जाए तो बुढ़ापा रुक सकता है और इंसान हो जाएगा अमर। ये बताता है कि अलग अलग सभ्यताओं में सोने को कितना खास माना जाता था। सोना करेंसी की तरह भी यूज किया जाता था। ब्रिटिश राज के पहले भारत दुनिया का एक बड़ा व्यापारी देश था। भारत के मसाले, काली मिर्च, सिल्क और कॉटन यूरोप में खासे मशहूर थे। लेकिन बदले में उन देशों के पास देने के लिए सिर्फ सोना था या चांदी था। 1700 आते आते भारत दुनिया की GDP में लगभग 24 से 27% हिस्सेदारी रखता था, जबकि पूरे यूरोप की हिस्सेदारी करीब 23% थी। इसी ने भारत को बनाया सोने की चिड़िया। अब लेते हैं एक जंप। दोनों विश्व युद्धों के बाद दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। देशों के बीच कर्ज बढ़ गया। ज्यादातर सरकारों की आर्थिक हालत खस्ता थी। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी, जापान और लगभग पूरा यूरोप आर्थिक तबाही से जूझ रहा था। इन देशों को पड़ी पैसे की जरूरत। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकारों ने सोने के भंडार की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर नोट छापे। नतीजा, कई देशों में भयंकर महंगाई देखने को मिली, जिसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिकी डॉलर को दुनिया की मुख्य रिजर्व करेंसी का दर्जा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार था। बाकी देशों ने अपनी अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ दिया। शुरुआत में ये व्यवस्था काफ़ी स्टेबल रही, लेकिन 1960 का दशक आते आते अमेरिका पर महंगाई और वियतनाम वॉर जैसे खर्चों का दबाव बढ़ने लगा। इससे अमेरिकी सोने वाली तिजोरी धीरे धीरे होने लगी खाली। आखिरकार 1971 में अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के बदले सोना देने की व्यवस्था को कर दिया खत्म। इसके साथ ही ब्रेटन वुड्स सिस्टम कमजोर पड़ गया। इसके बाद दुनिया ने पूरी तरह फिएट मनी सिस्टम को अपना लिया। फिएट मनी सिस्टम माने एक ऐसी व्यवस्था जहां करेंसी की वैल्यू सोने, चांदी या किसी और से न जुड़ी हो, बल्कि सरकार के आदेश और लोगों के भरोसे पर टिकी हो, जैसे अपना रुपया। इसके बाद सोना ओपन मार्केट का हिस्सा बना, मतलब जैसी मांग वैसा भाव। यह तो था सोने का इतिहास। अब जानते हैं सोने के चढ़ते गिरते दामों के पीछे का असली कारण। सबसे पहली और बड़ी वजह है महंगाई। इसे ऐसे समझिए कि जब भी दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं।
कारण यह है कि ये अपनी वैल्यू कभी नहीं खोता, इसलिए सोना खरीदना एक फायदेमंद सौदा हो जाता है, जिससे सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा कारण ब्याज दरें। जब बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज कम होता है तो लोग वहां से पैसा निकाल कर सोने में लगाने लगते हैं। तीसरा कारण दुनिया भर में फैली अस्थिरता। रूस यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल वॉर, ट्रंप सरकार की नीतियों ने दुनिया भर में निवेशकों में डर का माहौल बना दिया। डॉलर पर भरोसा डगमगा गया, शेयर बाजार में भारी गिरावट भी आई। ऐसे में निवेशक सोने को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। यहाँ तक कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने लगते हैं। इसीलिए बीते कुछ सालों में रूस, चाइना और भारत जैसे देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाया। ये तो थी ज्ञान वाली बातें। अब आते हैं उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर जो हमारे साथी ने पूछी थी। क्या होगा अगर दुनिया भर की सरकारें सोने के बढ़ते दामों से तिल मिलाकर एक दिन ये तय करें कि सोना पत्थर भरे, माने सोना अपनी असल वैल्यू खो दे, सोना बन जाए आलू। ऐसे में दुनिया और देश की इकोनॉमी, उसके साथ जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर होगा? पहले हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि दुनिया में कुल कितना सोना बाजार और लोगों के पास है, मतलब जो खदानों से निकाल लिया है। हमने पूछा ऑब्वियसली सबसे समझदार व्यक्ति चैट जीपीटी से कि अगर दुनिया का सारा सोना इकट्ठा किया जाए तो कितना होगा। उसने बताया कि दुनिया भर में इतना सोना है कि अगर इकट्ठा किया जाए तो 7 माले की बिल्डिंग बन सकती है। इसमें 3.5 फ्लोर लोगों के गहनों से बनेंगे और 1.5 फ्लोर सरकारों के गोल्ड रिजर्व से बनेंगे। इसके बाद जो बचेगा वो होगा टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का हिस्सा, मतलब सरकारों समेत लोगों ने भी सोने में अंधाधुंध इन्वेस्ट किया है। सुनने में अच्छा लगा, सुनकर हंस लिए, एआई की बात को बहुत दिल से नहीं लगाया, पर सवाल बना रहा, सोने की असल वैल्यू 2000 का नोट हो जाए तो क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर सबसे बड़ा होगा, जो आम लोगों पर भी दिखाई देगा। भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन सोना है। 10 अक्टूबर 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में लोगों के घरों में लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का सोना है, जो देश की जीडीपी का लगभग 89% है। अगर सोने की कीमत शून्य हो जाए तो ये पूरी सेविंग एक झटके में खाक हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि करोड़ों परिवारों की सालों की बचत खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर भी दबाव बढ़ेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अक्टूबर 2025 तक भारत में लगभग 3.38 लाख करोड़ गोल्ड लोन रनिंग है। इससे कहीं ज़्यादा सोना कोलेटरल के रूप में रखा जाता है। अगर सोने की कोई कीमत नहीं रहेगी तो बैंकों के लिए गोल्ड लोन समेत कोलेटरल जो है वो हो जाएगा बेकार। गोल्ड लोन और कोलेटरल बेकार। इसका मतलब है कि लगभग 3.38 लाख करोड़ के गोल्ड लोन पूरी तरह से एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बदल जाएंगे, जिससे एनपीए 4.32 लाख करोड़ से बढ़ जाएगा और हो जाएगा 7.7 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। ये देश की बैंकिंग सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरी तरफ भारत एक बड़ा गोल्ड इंपोर्टिंग देश है। हर साल सैकड़ों टन सोना आयात किया जाता है। अक्टूबर 2025 में ही सोने का इंपोर्ट रिकॉर्ड 14.72 बिलियन डॉलर का रहा। इससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा। सोने की कीमत जीरो होने पर इसका इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, जिससे रुपया होगा मजबूत। सोने की कीमत शून्य होने का सबसे बड़ा असर देशों के फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ेगा। अमेरिका, जर्मनी, चीन, रूस और भारत जैसे देशों के केंद्रीय बैंक अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा सोने में रखते हैं। अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन सोना है, जिसकी कुल कीमत लगभग 87 लाख करोड़ रुपए है। चीन और भारत के आंकड़े भी देखिए। चीन का टोटल गोल्ड रिजर्व 2,264 टन है, इसकी कीमत हुई 33 लाख करोड़। हमारा गोल्ड रिजर्व 841 टन सोने का है, जो लगभग 11 लाख करोड़ हुआ। अगर सोने की कीमत हो जाए जीरो तो सभी देशों को अरबों का नुकसान होगा। इससे देशों की करेंसी स्टेबिलिटी, क्रेडिट रेटिंग और इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस सब पर असर पड़ जाएगा। ये तो थी इकोनॉमी की बात, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्तर पर भी इसके प्रभाव होंगे और गहरे होंगे। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि हाल के सालों में रूस और चीन जैसे देशों ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोने के भंडार बढ़ाए हैं। ब्रिक्स जैसे समूहों में रिजर्व करेंसी की चर्चा भी सोने के समर्थन के आधार पर होती रही है। अगर सोना पूरी तरह बेकार हो जाए तो डॉलर डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम और मजबूत हो जाएगा। अमेरिका की मॉनेटरी पावर और बढ़ सकती है, क्योंकि उसके पास सबसे मजबूत करेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहीं चीन और भारत जैसे देश जो सोने को स्ट्रैटेजिक एसेट मानकर जमा कर रहे थे, कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पावर बैलेंस बदल सकता है। रूस और ईरान जैसे देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शन का प्रभाव और तेज हो सकता है। कुल मिलाकर अगर सोने की कीमत जीरो हो जाए, दुनिया भर की इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल बैंक की नीतियों, जियोपॉलिटिकल सब चीज़ों पर सीधा असर पड़ेगा। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन सोने के बढ़ते दामों ने दुनिया भर में अपना असर डाला है। आप क्या सोचते हैं इस सब पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये उत्पाती विचार और आंकड़े हमारे लिए लाए थे हमारे साथी अभिलाष। आज के शो में इतना ही। 2026 में भी देखते रहिए दी ललन टॉप। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म। खेल खत्म बेटा,
बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।